पहाड़ घूमने लायक जगह अच्छी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान सर्दियों में घूमने के लिए बहुत बेहतरीन स्टेट है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेट है, घूमने में टाइम लगता है वहाँ पे। मतलब एक सारा दिन में आप एक किला देख पाएंगे बस, उसके बाद थक जाएंगे। मसला क्या है, जहाँ तुम अधिक से अधिक सामान घूम के आ सकते हो उसका नाम तुम्हारे आसपास दिल्ली है, जहाँ पहुँचने में लगने वाले 3 घंटे, और सारा दिन दिल्ली में वो हर एक चीज़ है। एक तो इस भारत की हर महत्वपूर्ण चीज़ जिसमें घूमना भी पढ़ाई भी सब कुछ है, वो सिर्फ दिल्ली है। और हमारे पूरे स्टेट में जो नेचुरल टूरिज्म है वो तो है कि अगर आपको शांति चाहिए, शांति आपको चाहिए ही नहीं, ठीक क्या। अब टॉपिक है अलग, हम हर दिन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग हिस्ट्री पहले भी पढ़े हुए थे, उम्मीद है इन लोगों ने भी ये सब कुछ पढ़ रखा होगा। पढ़ी थी क्या बातचीत, पढ़ी थी पहले भी? जिन लोगों ने पहले पढ़ी थी इसकी पूरी कहानी जरा बता दो एक बार, क्योंकि हर चीज़ की एक कहानी है। ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री है, जो हो चुका वो हो चुका, बात ख़त्म है, ठीक। उसके कुछ की पॉइंट आपके दिमाग में आए क्या? तो अब हम चल रहे क्या, इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण। कल पढ़ेंगे जर्मनी का, वो भी खत्म। उसके बाद पढ़ेंगे 3 क्रांति, छुट्टी। कौन सी क्रांति? एक अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन क्रांति, फिर एक फ्रेंच की क्रांति, और एक फिर रशियन। 3 क्रांति के बाद वर्ल्ड में क्या बचेंगी, बस फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म। उसका जो मन करता हो पूछ ले। जीएस पेपर 1 के अंदर 2 ही टॉपिक भारी हैं बस, जिन्हें कोई भी आदमी प्री की स्टेज पे नहीं पढ़ता। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री है और सेकंड है आर्ट एंड कल्चर। अगर मेरे पास समय रह गया तो मुझे क्या पढ़ाना आपको, 8-7 दिन में सारा आर्ट और कल्चर, 8-7 टॉपिक बस। हर चीज़ नहीं पढ़नी, इसी का नाम टाइम मैनेजमेंट है। जहाँ से हमारा मेन सा क्वेश्चन हो जाए उतना पढ़ लो बहुत। क्या? एक तो पढ़ना है इसका आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला या वास्तुकला। एक पढ़नी है हमें इसमें क्या, पेंटिंग, चित्रकला। और एक पढ़नी है हमें इसमें क्या, स्कल्पचर, मूर्ति कला। ये 3 मेन कलाएं हैं। किसमें क्या इनकी विशेषताएं हैं, चीज़ें एट्सेट्रा, एंशिएंट से लेके और प्रेजेंट तक, ठीक। पहले से पढ़ रहे हैं क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में अब एक टॉपिक है इटली का एकीकरण, जिसमें बहुत सारी फिल्मी कहानियां हैं, लगभग इसी प्रकार की हैं। क्या है ये पूरी कहानी जी? कुछ लोग तो बिल्कुल सुनने बैठे, उन्हें मुझे बताना है कहानी पूरी, और कुछ लोग पढ़े हुए बैठे, वो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पांडे सर ने पढ़ाई थी वर्ल्ड हिस्ट्री उन्हें, है ना। क्या पढ़ा था पूरी कहानी में जी? इसने नहीं पढ़ी भाई, इसने पढ़ी अपने आप जी। रानी उसने पढ़ी है, उन्होंने भयंकर पढ़ी दोनों ने जी। क्या था इस पूरी कहानी में? कुछ भी याद नहीं है, दुख की बात है भाई। ये तो इस पूरी कहानी में क्या है? इसमें सबसे पहले जो इटली अभी यूनिफिकेशन से पहले उसको डिवाइड किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा। उन्होंने की पावर को डिवाइड कर दिया था, साउथ में, सेंटर में और नॉर्थ में। नॉर्थ में थे सर ऑस्ट्रियन हैंसबर्ग वाले, और सेंटर में थे पोप स्टेट था, और जो साउथ में थे वो थे बर्बन, किंग ऑफ स्पेन। और एक अलग पार्ट था उसका सार्डिनिया। सार्डिनिया के जो किंग थे वो थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो किंग विक्टर इमैनुअल ने उसको सोचा कि इसको यूनिफाई करेंगे। सबसे पहले इसमें जो जिनका आइडिया था वो थे गुज़िकी मजीनी। उन्होंने इसको ट्राई किया था यूनिफाई करने के लिए, पर ये हुआ नहीं, ये एक फेक प्रोसेस था। लेकिन उससे एक सब में एक नेशनलिज्म की भावना जाग
बिल्कुल बढ़िया, ये सारी बात ठीक ठाक पता है, बिल्कुल ये सही बता रही है एकदम। और सर फिर जो इसमें थे नॉर्थ में फिर तीन युद्ध हुए इसमें। पहले सबसे पहले नॉर्थ में से हार गई, उनको भगा दिया वहाँ से, और फिर साउथ में से स्पेन वाले उनको बर्मन को मतलब भगा दिया वहाँ से। और फिर जो पोप थे, पोप स्टेट उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया, और वहाँ पे फिर एक वेटिकन सिटी बनी जो पोप की सिटी थी। चलो अब इसी कहानी को एक बार मैं आपको सिस्टमेटिक रूप से बताऊं और फिर इसे बाकायदा पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। ये पूरी कहानी क्या है, हमने पढ़ा कि सबसे प्राचीन साम्राज्य रोम का साम्राज्य था, रोमन अम्पायर। और रोमन अम्पायर ही पूरे यूरोप पे, वेस्ट एशिया पे, नॉर्थ अफ्रीका पे राज किया करता था। यानी पूरे यूरोप के वास्तव में मालिक कभी कौन हुआ करते थे? रोमन अम्पायर, रोम के ही लोग। और इसका सेंटर पॉइंट भी कौन था? इटली के अंदर, बिल्कुल सेंटर में कौन? रोम। लेकिन एक समय ऐसा आया जब रोम के अंदर क्या समस्या आ गई? रूढ़िवाद, चर्च, और इस समस्याओं ने पूरे यूरोप को जकड़ लिया। और वो चर्च का सेंटर पॉइंट ही कहाँ था? इटली में। यानी ये रूढ़िवाद सबसे भयंकर कहाँ चल रहा था? इटली में। और बाद में 13 से लेके और 16 सेंचुरी तक जो पुनर्जागरण था, रेनेसां मूवमेंट, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो स्टार्ट हुआ कहाँ से? इटली से ही। और इटली में नई नई चीज़ें, दार्शनिक, विचारक सब आना शुरू हो गए। तो पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ और यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता सामंतवाद खत्म हुआ और नए नए क्षेत्र और देश बनना शुरू हुए। क्योंकि एक साम्राज्य खत्म हो गया, रोमन साम्राज्य, तो अब बन गए छोटे छोटे बहुत सारे साम्राज्य। और कौन बन गए? छोटे छोटे राजा। जनता की उनमें आस्था थी और यहीं से राष्ट्रवाद शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। और इसी का फ़ायदा उठाकर बाद में क्या हुई? क्रांतियाँ। एक क्रांति हुई इंग्लैंड में 1688 में, जिससे इंग्लैंड एक बड़ी शक्ति बना, ठीक, संसद की पावर बनी और राजा के अधिकार कुछ कम हो गए। ऐसी दूसरी क्रांति कहाँ हुई? फ्रांस में। फ्रांस से क्रांति होती है 1789 में और 10 साल लंबी चलती है। 10 साल के अंत में उसे हाईजैक या कौन मिल जाता है? एक नेता जो इस राष्ट्रवाद का पूरा उपयोग करता है कि हम फ्रांसीसी लोग पूरे यूरोप पर राज करेंगे। और 1799 से और लगभग 10 साल के अंदर अंदर यूरोप में शायद ही कोई बचता है। ये कहते हैं अप्रोक्सीमेटली सारा यूरोप नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा कर लिया, इंक्लूडिंग टोटल इटली। सारी इटली भी कभी उसी के अंडर में थी। कब से? 1799 से लेके और 1815 तक, ठीक, यानी बहुत लंबे टाइम तक उसका यहाँ राज रहा, 15 से 20 वर्ष की लंबी अवधि के बीच में। और जैसे ही एक युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध? वाटरलू का युद्ध। कब? 1815 का। 1814-15 की एक बड़े संघर्ष की कहानी चली। सब इससे परेशान हो गए और सब ने मिल के, उसमें प्रसा, उसमें ऑस्ट्रिया, उसमें कौन? बाकी सब यूरोप के लोग जो इससे चिंतित थे कि इतनी बड़ी पावर को हम कैसे थामेंगे, ये कल को हमें दिक्कत करेगा। सब ने मिल के ब्रिटेन सहित इस पर हमला बोल दिया। और न केवल हमला बोल दिया, इससे क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद इसे एक द्वीप पे भेज दिया, सेंट हेलेना। और 52 साल की आयु में इसकी वहीं मृत्यु हो गई। अब समस्या पैदा हुई कि अब क्या होगा? ये तो हार गया और बाद में इसकी मृत्यु भी हो गई। तो जो राज्य और जो क्षेत्र यूरोप के किसने जीत रखे थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब उनका क्या होगा? तो इस समस्या को हल करने के लिए एक बैठक बुलाई गई। कहाँ पे? वियना में, जिसे कहते हैं 1814 की वियना कांग्रेस। और वियना कांग्रेस में जो अब देश बनाए जा रहे थे, उन्हें बनाने के लिए जिस बात का ध्यान रखा गया उसका नाम था बैलेंस ऑफ पावर। कि ऐसे देश बनाना ताकि यूरोप की जो बैलेंस ऑफ पावर वो बनी रहे, बैलेंस ऑफ पावर बनी रहे, ठीक। और उसी वियना कांग्रेस में इटली की ओर से भी एक आदमी गया। कौन? कोबूर, काउंट कोबूर, एक विशेष आदमी, इसका हम बाबत में जिक्र करेंगे। उसने जब सबके देश बन रहे थे, प्रसा बन गया, ऑस्ट्रिया बन गया, अलग अलग क्षेत्र बन गए, तो किसका नंबर नहीं आया? इटली को देश बनने ही नहीं दिया। इसे 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, नॉर्थ का, सेंटर का, साउथ का, सार्डिनिया का, ऐसे करके। यानी इसका अपमान हुआ
सबको देश बना दिया तो हमें क्या दिक्कत है? हमारे यहीं से पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ, धर्म के सबसे बड़े गुरु हमारे पास हैं, तो हमें तुम क्यों देश नहीं बनना चाहते? ठीक। और फ्रांस का एक हिस्से पे कब्जा, जो दक्षिणी हिस्सा था बर्बन स्टेट, उस पर किसके अंडर में था? वो फ्रांस के राजा कौन थे? रिश्तेदार। यानी चारों तरफ देश बन गए नेपोलियन बोनापार्ट के यूरोप के हिस्से, जो उससे बाद में आज़ाद हुए। कोई प्रसा, कोई ऑस्ट्रिया, और कोई हॉलैंड, और कोई फ्रांस, तो सब देश बन गए। और किसका ध्यान रखा? बैलेंस ऑफ पावर का। तो इसे फिर भी सबने उपेक्षा की, लेकिन उसमें ही किसने मुद्दा उठाया? ये काउंट कोबूर ने, कि हमारा भी ध्यान रखो, हमारा भी देश बनाओ। जब तुम सबका देश बना रहे हो, यहाँ से पहली बार ये चिंगारी उठी कि हाँ, अब इटली भी कोई देश बनना चाहिए। और वहाँ क्या थे? छोटे छोटे ऐसी 9 काउंटी या 9 स्टेट्स, जिस 9 टुकड़े में कौन तोड़ रखा था? इटली। अब इटली में मुख्यतः 3 आदमियों का बड़ा योगदान था इसे देश बनाने के लिए, इसे इकट्ठा करने के लिए, इन 9 टुकड़ों को। इन लोगों ने क्या कर दिया कि जो उत्तर का हिस्सा था वहाँ पे था एक पिडमाउंट और सार्डिनिया, इसे बनाया एक। उत्तर के हिस्से में ऑस्ट्रिया का अधिकार है, ऑस्ट्रिया का, ठीक, नहीं चाहते इकट्ठा हो जाए। जो दक्षिण का हिस्सा है उसमें एक राजवंश है, बर्बर राजवंश, बर्बन। और इस बर्बन पे क्या है? फ्रांस का इन्फ्लुएंस। ये क्या है? फ्रांस के राजाओं के रिश्तेदार, यहाँ वो राज कर रहे हैं। बीच में बैठा है पोप, धर्मगुरु, और धर्मगुरु की रक्षा कौन करवा रहा है? फ्रांस। यानी एक सम्मेलन हुआ, सबके देश बन गए, इटली देश नहीं बना, और इटली के अलग अलग पार्ट अलग अलग अंडर में रहे। उन्हीं में से एक का नाम था पिडमाउंट एंड सार्डिनिया। तो पिडमाउंट और सार्डिनिया में इमैनुअल द्वितीय नाम का राजा राज कर रहा था। उसने पहले बनाया अपना एक वित्त मंत्री, जिसका नाम था क्या? काउंट कोबूर। और वो काउंट कोबूर ने बहुत रिफॉर्म किए और अपना क्षेत्र क्या बना दिया? जो क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऐसा ही काम वहाँ शुरू किया। तो सार्डिनिया और पिडमाउंट क्षेत्र ये पूरा क्या बन गया? एक मिसाल। आपके आसपास गरीबी हो और आपके आसपास उद्योग लगे, संपन्नता बढ़े, बेहतरीन सड़कें हो, बाजार बढ़िया हो, अच्छे मकान हो, तो लोग क्या चाहेंगे कि यार हम भी इटली के आदमी, ये भी इटली का आदमी, कितना अच्छा जीवन चल रहा है, तो क्यों ना ऐसे हम भी बन जाएं, या तो हमारा इसमें विलय करवाओ या एक देश बनवाओ पूरा पूरा। यहीं से क्या स्टार्ट हुआ? इटली का एकीकरण। और उसमें एक आदमी की बड़ी भूमिका थी, एक का नाम आपने भी सुना। जिस काउंट कोबूर का नाम सुना वो पहले तो बना क्या? वित्त मंत्री, और बाद में क्या बन गया? वो प्रधानमंत्री। उसके संबंध बड़े अच्छे थे ब्रिटेन और फ्रांस के साथ, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। वो ये चाहता था ब्रिटेन फ्रांस के बिना ये देश कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर फ्रांस बराबर में एक महाशक्ति है तो ये सपोर्ट करेगा तो हम जिंदा रहेंगे। उसने फ्रांस को खुश करने के लिए 2 बड़े एरिया वो फ्रांस को ही दे दिए, जो कभी इटली के हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम आज नीस है। और नीस एक बेहतरीन शहर है, कभी इटली का था और आज किसका है? वो फ्रांस का, जो कांस जोन के पास है। तो नीस किसे सौंप दिया? फ्रांस को। और बाद में एक आदमी जिसका नाम था मैजिनी। कौन? मैजिनी। उसने सबसे पहले बार ये कहा कि क्यों ना सारा एक कर दिया जाए, सारे इटली को, और इसे पत्र पत्राचार से इकट्ठा करना शुरू किया। यानी पहली बार राष्ट्रवाद के विचार चालू हुए, नेशनलिज्म के थॉट्स पब्लिश होके एटसेट्रा, ठीक क्या? और एक न्यूज़पेपर के अंदर क्या शुरू कर दिया, इसे पब्लिश करना। उसी का नाम क्या बना बाद में? क्रांति का मुख्य हथियार। और वहाँ से ये बात चली, उससे लोग खफा हो गए, उससे लोग क्या हो गए? खफा। उसने क्या बनाई? एक संस्था, यंग इटली। वो गुप्त रूप से काम करती, पर्चे बांटती एक्सेट्रा। उसे एग्जाइल करके, निर्वाहित करके कहाँ भेज दिया? फ्रांस में। और बाद में फ्रांस से भी कहाँ भेज दिया? अमेरिका में, कि तुम निकलो यहाँ से, तुम बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हो, तोड़ रहे हो इसे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होते हैं 2-3 युद्ध। और उन 2-3 युद्धों में जो काउंट कोबूर नाम का आदमी है, ये सहायता किसकी लेता है? गैरीबाल्डी की। दक्षिण में एक सेनापति है, ताकतवर है, जिसे कहते हैं क्या? द स्वॉर्ड ऑफ इटली, इटली की तलवार, जिसने युद्धों से काम किया। एक ने विचार से काम किया, मैजिनी। गैरीबाल्डी ने तलवार से काम किया। और काउंट कोबूर ने किससे काम किया? डिप्लोमेसी से, तकनीक से, यानी वार्ताओं से, बातचीत से, विदेशों की हेल्प लेके। तो ये 3 आदमी मेन थे।
काउंट कावूर डिप्लोमेटिक लीडर, पीएम एक समय तक रहा वहाँ पे, ठीक क्या। उसने आहिस्ता से क्या कर दी, संधि चीज़ें दुश्मनों के खिलाफ कि लड़ाई हमारी किससे है, ऑस्ट्रिया से, तो हम जो दुश्मन है इसका उसकी हेल्प करेंगे प्रसा की, ठीक। तो लड़ाई हम जीतेंगे, लोग हमारा साथ देंगे, फ्रांस वाले एक्सेट्रा। तो उसने अपने बहुत से एरिया करवा लिए आज़ाद। मैजिनी ने विचार फैलाए, मैजिनी ग्यूसिपो मैजिनी। दूसरा कौन, काउंट कोवूर, उसने क्या कर दिया, डिप्लोमेसी वैश्विक संबंधों का लाभ उठाया और देश को इकट्ठा किया। क्या हुआ, जनमत संग्रह अलग अलग प्रांतों में कि बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, तो सब ने कहा हम तो वहीं जाएंगे जहाँ सार्डिनिया है, इनके पास बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी नौकरियां हैं, और क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सब क्या चले गए, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ में इकट्ठा होते हुए। अंतिम में साउथ वालों गैरीबाल्डी ने जीत लिया, गैरीबाल्डी ने जीत लिया, और अंतिम में बचा बीच का एक कौन, पोप और उसका क्षेत्र। उसकी सिक्योरिटी के लिए एक सेना कंपनी फ्रांस वाले हमेशा कहाँ रखा करते थे, वहीं पे ही। लेकिन फ्रांस का और ऑस्ट्रिया हंगरिया क्या हो गया, युद्ध, और फ्रांस की इसमें हार होनी तय थी। तो फ्रांस ने वो सेना भी जो रिजर्व में थी और सिक्योरिटी में थी किसकी, रोम और पोप की, उसे बुला लिया। ये अवसर मिल गया और इन लोगों ने उस पर भी कब्जा कर लिया। क्या कहा पोप को कि आज से आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म, आपको हम सम्मान सहित इसी देश में क्षेत्र दे रहे हैं, वेटिकन सिटी, आप यहाँ रहेंगे, लेकिन कोई भी क्या नहीं करने के हस्तक्षेप। ये कहानी है इटली के एकीकरण की, और ये पूरा देश एक बन गया। राजधानी बनी कौन इसकी, रोम। 2-3 युद्ध, थोड़ी डिप्लोमेसी, ताकत और विचार। बात तो 10 मिनट की थी, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। इनमें इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक। सबसे पहली बात क्या है, द हर्डल्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के जो एकीकरण था इसमें क्या बाधाएं थी, ये क्यों यूनिफाइड नहीं हो पा रहा था, इसमें कौन कौन से एलिमेंट क्या बने हैं सहायक, जिन लोगों ने इसमें सहायता की है। इसके अलग अलग चरण हुए हैं, मुख्य रूप से 3 चरण हुए हैं, कुल 5 चरण हुए हैं। जब 1848 से और 71 के बीच में देश क्या बन गया, एक। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1848 से। विचार के रूप में 1815 के बाद से, जब लोगों ने विचार फैलाए, जिसका नाम था मैजिनी। इसमें क्या भूमिका है इस आदमी की, ग्यूसेपो मैजिनी की, क्या भूमिका है काउंट कावूर की, काउंट कावूर की जो पीएम रहा, डिप्लोमेट, बहुत मेन आदमी, और क्या भूमिका है गैरीबाल्डी की। ये तो 3 आदमी। जब काउंट कावूर मर गया तो जिम्मेदारी किस पे आ गई, विक्टर इमैनुअल द्वितीय पे, कि अब इसे करना जो कुछ करना है, और इसने बाद में सारा इटली एक कर दिया, ठीक। ये कहानी किसकी है, इटली के एकीकरण की, ठीक। अब 19 सदी में अर्थात 1800 के बाद यूरोप में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, क्योंकि 13 से लेके 16 सेंचुरी तक यूरोप में रेनेसां मूवमेंट सफलतापूर्वक चल चुका था। तो क्या चल रही थी, राष्ट्रीय चेतना। क्या तो अब तक आम जनता गुलामों की तरह काम कर रही थी सामंतों के नीचे, ये सामंती सिस्टम खत्म हुआ, क्योंकि व्यापार उद्योग बढ़े, सामंतों वाला गेम खत्म हुआ। यानी इससे क्या बढ़ी है, राष्ट्रीय चेतना। तो जब तुम देखोगे कि बराबर में एक साम्राज्य बनता जा रहा है, तो तुम्हारी इच्छा में क्या होगी कि काश हमारा साम्राज्य बने। इसी बात को बढ़ावा कहाँ मिला, इटली के अंदर। इससे अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, यानी पहले तो आप कोई विचार चर्च के विरुद्ध एक्सेट्रा नहीं बोल सकते थे, लेकिन फिर बोलने की आपको अनुमति मिल गई। और इस पे अनुमति पे जिसका बड़ा प्रभाव पड़ा उसका नाम था इंग्लैंड। 1688 क्रांति ने कहा जनता को पूरे अधिकार है, घबराने वाली कोई बात नहीं, आप कुछ भी अनुसंधान करो या कुछ भी करो। प्राचीन काल से ही इटली और जर्मनी में क्या चल पड़ा, दोनों में हुआ बाद में, पहले पढ़ रहे हैं इसका, बाद में पढ़ेंगे उसका। इटली में यूरोपियन रेनेसां मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और ये बहुत सेंटर पॉइंट में थी पूरी यूरोपियन पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग के टाइम पे, ठीक। सारे बड़े दार्शनिक, एजुकेशन संस्थान सब इसके पास थे। रोमन साम्राज्य की समाप्ति के पश्चात इटली का महत्व कम नहीं हुआ, ठीक। धार्मिक कार्य का केंद्र बिंदु कौन था, इटली, ठीक। इटली
पॉलिटिक्स की दृष्टि से भी क्या था, अपना महत्व खो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। इसके पास कोई बड़ा नेता ही नहीं था, जिनके पास थे उन लोगों ने सब कब्जा कर लिया। लेकिन सामाजिक और धार्मिक दृष्टि क्या था, अब भी इम्पोर्टेंस था। अब भी एक क्या सेंटर था, आइडियोलॉजी का, दार्शनिकों का, शिक्षा का। ठीक, 19वीं सेंचुरी में ये इसके हालात थे। इटली इन 1815, यहाँ है पिडमोंट और ये है कौन, सार्डिनिया। एक यूनिट तो बना ये। ठीक, 1814 के वियना कांग्रेस में, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया और प्रसा, इन सब ने मिलके क्या बांट दिया, यूरोप। और कैसे बांटा, ताकि सबके पास पावर रहे। इस देश से वो सब घबरा रहे थे, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी अलग तरह की थी, जिसके तीन और तो पानी है, दुनिया भर के बंदरगाह हैं। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है उस समय का, यूरोप का, जिसका नाम है वेनिस। इस वेनिस का उत्तर में इसकी सुरक्षा के लिए कौन खड़ा है, आल्प्स पर्वत। उत्तर से इस पर हमला होना बहुत मुश्किल है। तो या तो ये रास्ता बचता है या बचता है फ्रांस का रास्ता। यहाँ से इधर है कौन, फ्रांस। तो हिंद महासागर में किसी को भी व्यापार करना है तो इसके बिना संभव नहीं है। अगर इसे देश बना देंगे तो सारे ट्रेड रूट पे कब्जा किसका हो जाएगा, मेडिटेरियन सी के अंदर, इसी का, भूमध्य सागर के अंदर। तो वो नहीं चाहते ताकतवर देश बने, कभी व्यापार में समस्या खड़ी हो जाए एशिया के साथ या यूएस अफ्रीका के साथ। तो वो नहीं चाहते बड़ी बड़ी पावर्स की इटली एक हो जाए। क्लियर। तो 19वीं सेंचुरी में क्या स्टार्ट हुआ, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। ठीक, प्राचीन काल से क्या था, राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली का महत्व अब भी कम नहीं हुआ था। राजनीतिक हो रहा था, लेकिन सोशल और रिलीजियस सेंटर अब भी बना हुआ था। इसके बाद इटली अनेक छोटे टुकड़ों में बट गया। इसकी उपेक्षा कहाँ हुई, 1814 की वियना कांग्रेस के बाद भी इसे एक बड़ा देश नहीं बनने दिया गया, इसे यूनिफाइड नहीं किया गया। कुछ को कर दिया, कौन, एक बना जर्मन परिसंघ। क्या, एक बना जर्मन परिसंघ, यानी अलग फेडरल स्टेट बनाया, क्या, जर्मन, जिसका कंट्रोल दो के हाथ में था, नीचे ऑस्ट्रिया और ऊपर प्रसा। ठीक, एक बना दिया फ्रांस, बड़ा ताकतवर देश। तो यहाँ अन्य देश तो बन गए, लेकिन कौन नहीं बन पाया अभी, इटली। यूरोप के विभिन्न राजवंश इटली के इन राज्यों पर अधिकार करने के लिए प्रयास कर रहे थे, जिसमें कौन सफल हो गया, जिसमें सफल हो गया नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने इटली पर 1799 से 1815 तक राज किया, अपनी हार तक। ठीक, 1815 तक स्थितियाँ इतनी विपरीत हो चुकी थी कि यूरोप के राजनीतिज्ञों ने इटली को भौगोलिक अभिव्यक्ति की, बस एक भूगोल का पार्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसका कोई प्लेस नहीं, ना किसी वार में, ना युद्ध में, ना पॉलिटिक्स में, ना किसी चीज़ में। ये धर्म का मुख्य अड्डा है बस, और यहाँ पोप रहते हैं, इसी बात का सम्मान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब राज कर रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं सुनता। सब ने यूरोप पे कब्जा किया, इसने किसी पे कब्जा नहीं किया, कोई एविडेंस नहीं कब्जा करने का। यानी फ्रांस ने जीत लिया सारा हॉलैंड और बाकी सब कुछ, आधा यूरोप, और बाद में जर्मनी जीतती है सब कुछ, ये किसी को नहीं जीतता। क्यों, स्टार्टिंग से क्या रहा, ये सबसे अलग थलग। इन सब ने ही क्या कर दिया, इसके जो राष्ट्रवाद है उसे जगाया कि जब सब देश बने हैं और हमारा भूगोल बिल्कुल अलग है, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है और हमारी भाषा भी अलग है, तो क्यों ना हम भी देश बने, क्यों ना हम भी देश बने। और यूरोप में इटली का एकीकरण, फ्रांस की राज्य क्रांति, इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उत्पन्न होने वाली आधुनिक लहर की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यानी फ्रांस में क्रांति 1789 और कहाँ, इंग्लैंड 1688। इसके बाद की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक 19वीं सेंचुरी की। ठीक, और ये किसका परिणाम थे, यह एकीकरण यूरोप के मध्यकालीन स्वरूप अर्थात राष्ट्रवादी राज्यों की उत्पत्ति थी। चारों ओर नेशनलिज्म भरा पड़ा था। अगर आपसे कोई बाद में बात पूछेगा कि राष्ट्रवाद की चरम परिणति
जो उसका पीक एवैल्यूएशन हुआ वो कब हुआ है? फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार। एक तो होता है राष्ट्रवाद, आपको मुझे अपने राष्ट्र से प्यार है और कभी विपत्ति में हम उसके लिए प्राण देने को भी तैयार हैं। ऐसे हजारों लोग आज विश्व भर में हैं जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने झंडे के लिए मरते हैं और उनके अंदर इसी अपाह आस्था है। हमारे सैनिक और बहुत सारे लोग आज भी जान दे रहे हैं किसके लिए? आपके ट्राई कलर तिरंगे के लिए, अपनी लैंड के लिए, मदरलैंड के लिए। तो वो राष्ट्रवाद या देश प्रेम है, पैट्रियोटिज्म। लेकिन एक होता है हाइपर रेडिकलिज्म या अति राष्ट्रवाद, हाइपर नेशनलिज्म। आपका राष्ट्रवाद बढ़िया है, आप देश को प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे देश के राष्ट्रवाद का भी सम्मान करो। अगर आप उसका सम्मान नहीं करने के तो क्या नाम पड़ जाएगा फिर आपका? कि आप में तो अत्यधिक उग्र राष्ट्रवाद है जो खतरा है किसी के लिए। आप दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया भर को दबा रहे हैं, आप किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं हैं। ठीक ऐसा होगा तो देश के अंदर समस्याएं खड़ी होंगी। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण जो बात आपने सुनी, उस देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी के राष्ट्रवाद ने कहा कि यहूदी सब यहाँ से भाग जाओ, तुम हमारे क्या हो? प्राचीन काल के दुश्मन। जब भी किसी देश में घटना शुरू होती है तो वहाँ का शासक बार बार क्या दिलाता है याद? उन्हें इतिहास। उन्हें वो भविष्य की याद कभी नहीं दिलाता। उन्हें वो कहाँ लेके चलता है? हमेशा पास्ट में, कि फलाने ने ऐसा किया था, ढिमके ने ऐसा किया था, औरंगजेब ऐसा था, वो ऐसा था। और उन्हें वर्तमान में देश को इकट्ठा रखने का प्रयास करना होता है कि ये सारा देश किस मुद्दे पे एक हो जाए। तो दो ही ऐसे मुद्दे पूरे वर्ल्ड में हैं, तब भी और आज भी। एक का नाम है राष्ट्रवाद और एक का नाम है धर्म, जिस पे पूरा देश मिनटों में एक होता है। और उसका बैकग्राउंड क्या होता है? हमेशा ही पास्ट। क्या दिखाते हैं? हमेशा पास्ट का, कि पहले ऐसा हो चुका है और भविष्य में ऐसा होगा, जबकि भविष्य में संभावना ऐसी नहीं लगती। लेकिन ऐसा करके अपने उद्देश्य से बहुत से लोग सिद्ध करते हैं। जर्मनी में किसने करके दिखा दिए? हिटलर ने। खुलेआम घरों में से निकाल के मानवता खत्म करके लोग किसे निकाल के फेंक रहे हैं? यहूदियों को। कि सामान उठाओ, जरा जरा से बच्चे भी, निकलो देश से, भागो यहाँ से। ये देश किसका है? हमारा। तुम हमारी बात नहीं करने वाले। तुम कौन हो? विश्वासघाती आदमी। तो ऐसा ही खेल कहाँ चल पड़ रहा था? यूरोप के अंदर। यानी हर देश में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हो रही थी। और यही राष्ट्रवाद क्या बदलता है बाद में? 2 वर्ल्ड वार के अंदर। क्लियर? तो राष्ट्रवाद कहाँ पनप रहा था? इटली के अंदर भी। इटली के एकीकरण में 2 बाधाएं थी, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य और आंतरिक। आंतरिक बाधा क्या थी? आंतरिक बाधा ये थी, यहां जब कभी राज किया करता था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसने बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म भी क्षेत्रों में किए और इन क्षेत्रों में व्यापार के अच्छे अवसर थे और लोग व्यापार कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये व्यवस्था खत्म हो जाए और हमारे व्यापार में बाधा आ जाए। दूसरा कारण क्या था? पोप चाहता ही नहीं था कि कभी सारी इटली एक हो जाए। और सारी इटली अगर एक हो जाएगी तो क्या करेंगे? ये क्या देंगे मुझे? चुनौती। तो मैं चाहता ही नहीं हूँ ये ताकत इकट्ठी हो जाए, ताकतवर मैं ही बना रहा हूँ, ये सब क्या बटे रहें? टुकड़ों में। यानी पोप खुद नहीं चाहता था कि सारा इटली क्या हो जाए? एक। ये तो क्या थी इसकी? आंतरिक बाधा। और दूसरा क्या बाधा है? बाह्य बाधा। इसी इटली के कुछ क्षेत्र लोगों ने अपने कब्जे में ले रखे हैं, वो नहीं चाहते हमारे हाथ से निकल जाएं। कौन है वो देश? उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया और उस देश का नाम है फ्रांस। ऑस्ट्रिया और फ्रांस 2 बड़ी महाशक्ति यूरोप के। सारा उत्तर का हिस्सा किसके अंडर में चल रहा है? ऑस्ट्रिया के। वो नहीं चाहता ये हमसे निकल जाए। ठीक। और टॉप के प्रांत थे बढ़िया, व्यापार के मुख्य केंद्र, जिनमें से वेनिस एक है। ठीक। और यहाँ कौन है? फ्रांस। एक बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं चाहता हमसे कौन निकल जाए? इटली। और इस व्यापारिक मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो, ये बैलेंस ऑफ पावर में हमसे हमेशा कम रहे। ये क्या है? इसकी बाह्य बाधा है, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, यानी हर्डल्स। आंतरिक और बाह्य दोनों बाधाएं थी। ये उसका मैप है। एक तो बाधा क्या थी? भौगोलिक, ज्योग्राफिकल। ठीक। इटली 3 राजनीतिक खंडों बटा हुआ था ज्योग्राफी के हिसाब से ही, उत्तर, मध्य और दक्षिण। उत्तर में आल्प्स की पहाड़ियाँ और सब कुछ, मध्य में धार्मिक केंद्र, दक्षिण में व्यापारिक केंद्र। ठीक। मध्य इटली में पोप का राज्य
इटली के उत्तर और दक्षिण में क्या करता था, अलग थलग, और वो चाहता है नहीं कोई और राजा बन जाए। इतना ही नहीं, पोप राज्य रोम पर क्या चाहता है, मेरी सत्ता है, यहाँ कोई और कब्जा ना कर ले। तो देश के खुद लोग नहीं चाह रहे हैं बहुत सारे, और कौन, पावरफुल लोग। कैथोलिक यूरोप के देश भी पोप के अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देना चाहते। जो एक सिद्धांत पे काम कर रहे हैं बहुत से राजा, क्या सिद्धांत है, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। ये तब तक चलेगा जब तक पोप खड़ा है, और पोप भी खत्म हो गया तो जब भगवान का प्रतिनिधि नहीं रहा तो तुम्हें भी राज करने का अधिकार नहीं है। तो ये बहुत से राजा क्या चाहते हैं, पोप बना रहे और जो कैथोलिक सत्ता है वो बनी रहे। अगर कैथोलिक खत्म तो फिर हम भी खत्म। तो वो चाहते हैं पोप बना रहे, तो पोप को समर्थन देने वाले तैयार बैठे हैं। और क्या कह रहा है फ्रांस, तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए क्या भेजेंगे, फोर्स, जो हमेशा कहाँ रहेगी, रोम के अंदर। ठीक, एक का कारण था विदेशी हस्तक्षेप, इंटरवेंशंस। यानी दुनिया भर के लोग, व्यापारी एक्सेट्रा, लोम्बार्डी, वेनेशिया पर क्या था, सीधा नियंत्रण। किसका नियंत्रण था, ऑस्ट्रिया, मैडोना, टस्कनी, परमा, ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रिया के राज परिवार। यूरोपियन व्यवस्था के अनुसार ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक यूरोप का पुलिसमैन था। इसने किसी को अलग होने नहीं दिया। किसी ने ऐसे विचार भी उत्पन्न किए तो उन्हें खत्म करवा दिया। किसकी जिम्मेदारी थी ये, इस आदमी की, मेटरनिक की। और इस हैसियत से वह किसी भी यूरोपियन देश में उदारवादी और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसे कुचलने को क्या मानता था कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे काम करना है। अगर कोई भी आदमी ऐसी मांग उठाता है तो, यानी ना चाहते विदेशी और ना चाहते देश के अंदर के आदमी, सब अलग थलग हैं। जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बढ़िया अच्छी व्यवस्था है। क्यों, यहाँ पे बहुत सारे सुधार किसने किए थे, क्योंकि ये व्यापार का मेन रूट था। किसने, फ्रांस और नेपोलियन ने। कुछ लोग उसका लाभ उठा रहे थे, वो चाहते हैं लाभ चलता रहे, कोई दिक्कत ही ना आए। आंतरिक बात है जो आपने भी सुनी, कुलीन वर्ग क्या चाहता है, क्या जमींदार ये चाहते हैं कि हमारी सत्ता खत्म हो जाए, क्या सामंत चाहते हैं सत्ता हमारी खत्म हो जाए, हम तो पहले कमजोर पड़ चुके हैं पुनर्जागरण के बाद। तो कुलीन और धनाढ्य वर्ग क्या चाहता है कि बड़े बड़े नगरों में, व्यापारों में हमारा हिस्सा रहे, यहाँ की व्यवस्था बदल ना जाए, कभी जो नई व्यवस्था आए उसमें हमारा हिस्सा खत्म हो जाए, और यहाँ क्या असर पड़े, कोई नए काम। क्यों, सामंतवाद खत्म होगा तो इसका स्थान किसने लिया, नगरीकरण और बड़े बड़े नगर, और कौन, अब नए सामंत आ गए, कंपनियों के मालिक। ये भी लूट रहे थे किसे, आम जनता को। क्या कर रहे थे, शोषण। तो ये भी सेम काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम ले रहे हैं। किसके नाम पे, विकास के नाम पे, पैसे कमाने के नाम पे। शोषण पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। यहाँ गरीब आदमी थे, यहाँ मध्य वर्ग के लोग हैं, छोटे मोटे आदमी। यानी आंतरिक बाधाओं में राजतंत्र के विरोध के साथ ही क्या था, जो कुलीन वर्ग था वो भी कर रहा था क्या, विरोध। चर्च, धर्म, संघ, शक्ति क्या दे रहे थे उन्हें, संरक्षण। आगे जिन जिन ने इसको बढ़ावा दिया, ये तो बाधाएं थी उसकी, राष्ट्रीयता की भावना। यानी जब सारे यूरोप में देश बन रहे हैं तो हमारा देश क्यों ना बन जाए। क्योंकि जब आप कल पढ़ोगे एक और बात, किसकी, जर्मनी की, तो जर्मनी में तो 39 स्टेट हैं जिनके मुख्य केंद्र कौन है, 2 प्रांत बड़े मुख्य हैं जो सबको चलाएंगे। एक बनेगा गवर्नर, एक बनेगा डिप्टी गवर्नर। एक प्रसा और एक कौन, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया राजधानी है वियना। ठीक, तो अब इतने राज्य एक होने की बात कर रहे हैं, किसके आधार पे, उस समय राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद तो एक विचार है, क्या है, एक आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म। और ये आइडियोलॉजी कैसे काम करती है, उदाहरण दूंगा, आप एकदम पकड़ जाओगे। पाकिस्तान नाम का एक देश बना, कौन बन गया, तो पाकिस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए किस भावना ने प्रेरित किया, धर्म ने। यानी उनके पास तो एक ही एलिमेंट था, तो राष्ट्रवाद को कर सकती हैं प्रेरित, एनहेंस कुछ चीजें,
क्या है वो? एक एलिमेंट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। क्या पता कोई देश इसलिए चाहता हो एक होना कि सब मिलके पैसा बनाएंगे, व्यापार करेंगे इकट्ठा, ठीक, अपना पूरा विकास करेंगे, तो वो एक एलिमेंट बड़ा हावी है। वो कह रहे हैं धर्म वरम को छोड़ दो, तुम कुछ चक्कर में नहीं पड़ते। कुछ लोग कह रहे हैं क्या? नहीं, एक धर्म एक भाषा, हमारा एक धर्म है, एक भाषा है, और हम सब आपस में कौन है? एक ईश्वर की संतान, और सब क्या रहेंगे? मिल के। तो अलग अलग एलिमेंट हैं, जिसमें सबसे कमजोर एलिमेंट कौन है? धर्म का एलिमेंट। कोई एक धर्म किसी एक देश को बहुत लंबे समय तक जोड़ के नहीं रख पाने का। धर्म से आपने देश तो बना लिया, लेकिन ये देश बाद में क्या मांगेगा आपसे? डेवलपमेंट। बनाया आपने धर्म के आधार पे, चलना पड़ेगा धर्म के आधार पे, और धार्मिक बाधा क्या कर रही है? व्यापार को रोक रही है। इस्लाम कहता है किसी को ब्याज पे पैसा ना देना ना लेना, तो या तो आप धर्म को छोड़ो। अब इस्लाम कहता है महिला इस वस्त्र के अलावा कोई दूसरा नहीं पहन सकती, महिलाओं को सिर्फ कुरान पढ़ने का अधिकार है, कोई और अधिकार ही नहीं है। तो कैसे विकास होगा यूएई का, सऊदी अरब का, एटसेट्रा का? इन लोगों ने कहा कि ठीक है, धर्म एक सीमा तक कहाँ रहेगा? राज्य का हिस्सा, उसके बाद आम जनता को देंगे पूरे अधिकार, पढ़ने के, व्यापार के, हर चीज़ के। तो उन लोगों ने विकास किया। जो अधिकार दे नहीं पाए वो आज तक भी क्या बने हुए? पिछड़े। कहाँ जी रहे हैं? 1000 साल पहले। तो यूरोप में भी ये काम चला। इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो क्या था? कोई निश्चित भौगोलिक सीमा मिल जाए हमें, हमारी कोई भाषा हो, ठीक, हमारा कोई धर्म और व्यापार हो, तो हम हो जाएंगे इकट्ठे और बना लेंगे अपना देश। तो जब यूरोप में देश पढ़ोगे आप तो क्या पढ़ोगे कि जर्मन वालों का एक देश, स्पेनिश वालों का एक देश, पुर्तगाली बोलने वालों का एक देश, फ्रेंच बोलने वालों का एक देश, इटली वालों का एक देश, यानी सबकी जिसकी एक लैंग्वेज उसका एक देश। वहाँ भाषा और धर्म बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। तो यहाँ भी राष्ट्रवाद चरम पे था, पूरे यूरोप में सब इकट्ठा हो रहे थे। तो यहाँ भी उसका प्रसार हुआ। प्रसार करने वाला पहला आदमी कौन आया? मैजिनी। और मैजिनी ने ऐसी हर चीज़ बना दी जो इसे इकट्ठा कर दे। पर्चे बांटना शुरू किए, गुप्त संगठन बनाए, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक। मैजिनी के विचार, जिसे कहते हैं इसका जनक, जिसने पहली बार जनता को यह बताया कि तुम कहाँ सो रहे हो, सारा यूरोप तो एक हो चुका है, कहाँ है इटली, तुम भी कुछ करो और क्या करो, अपना देश इकट्ठा। तो जनता के अंदर एक आंदोलन जन्म मिलने लगा। और जब भी कोई संस्था, कौन, उसे खतरा होता है, ऑस्ट्रिया को, हंगरी को, प्रसा को, फ्रांस को, इन सब ने कहा कि इसका इलाज करते हैं कुछ ना कुछ, ये भविष्य में दिक्कत खड़ी करेगा आदमी। कौन? मैजिनी। उन लोगों ने कहा इसे कर देंगे बैन। किसे? यंग इटली को बैन कर देंगे। तो इसकी मजबूरी है कैसे काम करना, अब हमें सीक्रेट रूप से, गुप्त रूप से काम करेगा। दुनिया भर के बड़े बड़े लोग इससे प्रेरित हुए, जिनमें महात्मा गांधी भी थे, जिनमें बहुत से अन्य लोग थे। जैसे इसने बनाई यंग इटली, तो महात्मा गांधी ने क्या बनाई? यंग इंडिया। सुना नाम कहीं आपने? ये महात्मा गांधी ने भी इसकी तरह पे क्या बना दिया? यंग इंडिया। और अपने बेटे को तुरंत कहाँ बुलाया? भारत से अफ्रीका में, कि हाँ हो तुरंत एकदम, हम भी अखबार निकालेंगे अपना। इसका भी अखबार था, नाम नोट करो, उसका जिक्र इसने किया नहीं यहाँ। मैजिनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना की। 1831 में यंग इटली की स्थापना की। और रिसोर्जिमेंटो नामक अखबार प्रारंभ किया। तो पुनर्उदय, इसका मतलब क्या है? पुनर्उदय यानी हमें अपना पुराना गौरव, पुराना नाम, कल्चर दोबारा करना है एस्टैब्लिश। और जनता में विचार क्या हो गए इसके? पॉपुलर। तो इटली का जो एकीकरण और राष्ट्रवाद है
उसे जो इटालियन लैंग्वेज है उसमें इस नाम से जानते हैं, रिसोर्जामेंटो। यानी यही वो चीज़ थी जिसने जनता को सबसे पहली बार क्या कर दिया, एक देश बनने की सबसे पहली प्रक्रिया और उसके विचार देने वाले का नाम मैजिनी। तो यानी जिसे कहते हैं इटली के यूनिफिकेशन का फादर, कौन, मैजिनी। दूसरा काउंट काबूर, यहाँ पे पिडमोंट नाम का राज्य था, उसी का नाम का राजा हुआ। उस पिडमोंट ने पहले क्या बना दिया, इसे वित्त मंत्री, और बाद में बना दिया 1854 के आसपास आके पीएम। और काउंट काबूर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डिप्लोमेसी का उस समय के राजा इमैनुअल सेकंड को फ्रांस और ब्रिटेन की सहायता से बहुत सा लाभ प्रदान किया कि वो लोग सपोर्ट में हैं अब इसकी। और इसके बहुत से पार्ट किसके अंडर में हैं, पता लगा इटली के तो बहुत से पार्ट अभी किसके पास हैं, ऑस्ट्रिया के। तो भविष्य में ब्रिटेन फ्रांस साथ हैं और अब इसके पार्ट छूट सकते हैं, किससे, इसने उसका इस्तेमाल किया। काउंट काबूर यहाँ का डिप्लोमेटिक माइंड। तो 3 आदमियों के 3 नाम हैं, तो विचारक है, ये तो कौन है, विचारक। ठीक, इसे कहते हैं द हार्ट ऑफ इटालियन रेवोल्यूशन। जो इटली क्रांति उसका हार्ट है, ये दिल में विचार पैदा किया। जो काउंट काबूर है, इसे क्या बोलते हैं, द माइंड। ये था दिमाग पूरी क्रांति का, कि जो क्या चल रहा है यहाँ पे, यूनिफिकेशन, उसे कैसे करना है, किसकी सहायता लेनी है, इसे कहा गया क्या, काउंट काबूर को बोलते हैं द माइंड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, उसका दिमाग था। और तीसरे आदमी का नाम क्या था, गैरिबाल्डी, एक सेनाध्यक्ष, इसे बोलते हैं द स्वॉर्ड ऑफ इटली, इटली की तलवार। इसने युद्धों के माध्यम से क्या की है, सैन्य विजय। तो 3 आदमियों के नाम और तीनों का योगदान है। मैजिनी को हार्ट, काउंट काबूर को माइंड, और इसे क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड, तलवार। विक्टर इमैनुअल द्वितीय का नेतृत्व काउंट काबूर ने डिप्लोमेसी में एक आदमी को लंबे टाइम तक बहुत कुछ सिखा दिया। जब वो मर भी गया 50-52 साल की एज में ही मात्र, तो एक नए आदमी ने वो सब कुछ सीख लिया। अब हमें कैसे इस्तेमाल करना है ब्रिटेन का, फ्रांस या अन्य का। तो बाद में कौन करता है इस काम को पूरा, विक्टर इमैनुअल सेकंड। लीडरशिप क्वालिटी। यूरोप की राजनीतिक हालात, यूरोप में खुद उथल पुथल है। जो इटली को दबाए बैठे हैं वो खुद लड़ रहे हैं, घबराने वाली बात ही नहीं है, जो दबाए बैठे हैं। यानी जब हम कल पढ़ेंगे, एक राज्य का नाम है प्रसा और एक का नाम है ऑस्ट्रिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया। जो प्रसा है और ऑस्ट्रिया है, ये दोनों चाहते हैं हम अपने 39 स्टेट को और बड़ा कर लें और जहाँ जहाँ दिक्कतें उन्हें दूर कर लें। तो इनकी लड़ाई पहले किससे होती है, डेनमार्क से, और डेनमार्क को हराते हैं। लेकिन हराने के बाद जो क्षेत्र है उस पर किसका कब्जा होगा, जो डेनमार्क से लगता एरिया है वो जर्मनी का है। तो क्या चाहता है प्रसा, हमारे कंट्रोल में आया। यही से दोनों के अंदर झगड़ा शुरू। फिर इनकी वार होती है। इनकी वार में ही कौन करता है रोल प्ले, इटली, कि हम तो साथ देंगे किसका भाई, प्रसा का। प्रसा का किसके विरुद्ध देंगे, ऑस्ट्रिया के। यानी अब फ्रांस भी और बाकी सब भी क्या कर रहे हैं, इनके लिए काम। यानी चारों तरफ हालात खराब थे, यूरोप में खुद लड़ाई चल रही थी। उसका लाभ किसे मिला, इटली को। ऑस्ट्रिया कमजोरी, जो ऑस्ट्रिया था वो कमज़ोर पड़ रहा था। और प्रसा का गवर्नर कौन, विलियम बिस्मार्क, उसके सामने ऑस्ट्रिया कमज़ोर पड़ रही थी, उसकी डिप्लोमेसी के सामने। तभी क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ यूरोप, या लोह पुरुष, या कौन, यूरोप का चाणक्य, जिसने सारा यूरोप इकट्ठा कर दिया। देश बनाया कौन, जर्मनी। इतना ताकतवर बनाया कि उसने बाद में फ्रांस को भी हराया और सबको हराया। ठीक, और सेकेंड वर्ल्ड वार तक वो रुका नहीं। ऑस्ट्रिया की कमजोरी, तो जब वो कमज़ोर हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता युद्धों में जो इटालियन लोग हैं अर्थात गैरिबाल्डी है, किसे हरा रहा है, इन्हें। और इनसे क्या हो रहे हैं, मुक्त, एक के बाद एक प्रांत। आर्थिक और सामाजिक सुधार, इटली में ही एक प्रांत थे पिडमाउंट क्षेत्र का, सार्डिनिया, ये इससे क्या रह गए, इंडिपेंडेंट, सबसे पहली बार बने।
और यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, डेवलपमेंट हुए, जिससे बाकी लोग तुरंत क्या हो गए, इन्फ्लुएंस, कि हम भी क्या बनेंगे इनके जैसा ही। और जैसे ही ऑस्ट्रिया कमज़ोर हुआ तो यहाँ शुरू हो गए क्या, रेफरेंडम, कि लगे हाथ 3 प्रांतों में करवाते हैं रेफरेंडम और पूछते तुम्हें कहाँ रहना है, तो इन्होंने कहा हम तो पिडमाउंट के साथ रहेंगे, और क्या इतना हिस्सा एक। उन्होंने कहा चलो लगे हाथ एक और से पूछे तुम कहाँ रहोगे, वेनिस से लगता प्रांत, उसने कहा हम भी इनके साथ ही रहेंगे। तो बस आहिस्ता आहिस्ता उत्तर की इटली एक होती चली गई, यानी आर्थिक और सामाजिक सुधार। क्या करे थे लोगों को, इन्फ्लुएंस, जनता का सहयोग और देशभक्ति। जगाने वाले का नाम मेजेरी। क्या क्या एलिमेंट इसमें सहायता कर रहे थे। अब किस किस प्रकार से ये यूनिफिकेशन हुआ, ये उसके वो 6 मैप हैं, ठीक, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कब से, 1815 के बाद से, जब ऊपर का ऐसा जो आपको दिख रहा है किसके अंडर में है, ऑस्ट्रियन एम्पायर। ऑस्ट्रियन एम्पायर, एक महिला रही है राजा ऑस्ट्रिया की, उसने बहुत भयंकर राज किया, ठीक, उस पर डॉक्यूमेंट्री है, पढ़ने वालों को 2 डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, द क्वीन, जो ब्रिटिश राज परिवार है उसके ऊपर, और द एम्परर, किसके ऊपर, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार है, दोनों नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है पढ़ाई वालों के लिए, जिसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा राज परिवार का एक्सेट्रा का, दुनिया भर की घटनाएं, जिसमें भारत का जिक्र भी आएगा, अफ्रीका का आएगा, एशिया का आएगा, कि वहाँ हुआ क्या था। क्योंकि भारत की जो हिस्ट्री भारत के पास है उससे अधिक किसके पास है, इंग्लैंड के पास है, उनके संग्रहालयों में। जिन घटनाओं का हमारे पास कोई उल्लेख नहीं मिलता, उन्हें किसने लिखा है, अंग्रेजों ने, और वो उनके पास रखी हुई है। यानी जब हमारी महारानी को मारा, किसे, कौन, झांसी की रानी, तो उसका बिल्कुल जीवंत वर्णन किया अंग्रेज ने, जो युद्ध का पार्ट था, और वो हर बात लिखी, किस समय क्या हुआ। ऐसा कोई साहित्य भारत में लिखा नहीं है, ठीक। और वही किताबें आज क्या हैं, इंडिया की हिस्ट्री को क्या कर रही हैं, एनालिज, उस समय का इतिहास, कॉलोनियल पीरियड, इटली के चरण, यूनिफिकेशन कैसे कैसे हुआ। 3-4 मेन चरण है, टोटल 5 है, लेकिन 3 ही मेन है बस। पहला फेज कब शुरू होता है, 15 से लेके 48 तक, जिसमें कोई बड़ा युद्ध नहीं हो रहा है, एक साम्राज्य खत्म हो गया है, किसका, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने कब्जा कर रखा है सारी इटली पे। वो वाटरलू के युद्ध में यूरोप की संयुक्त सेना एक तरफ, जिसमें रूस भी है, जिसमें प्रसा भी है, जिसमें फ्रांस भी है, जिसमें ब्रिटेन भी है, ये सब मिलकर फ्रांस के विरुद्ध, और किसे हरा दिया, नेपोलियन को। न केवल हरा दिया, इसे बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद एक साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक। यहीं से क्या स्टार्ट हुआ, पहला फेज। 1815 में क्या हुई फिर, वियना कांग्रेस, और क्या कहा कि इटली के जो छोटे छोटे भाग हैं इन्हें क्या कर देते हैं, जो बटा हुआ था अलग अलग हिस्सों में बांट दिए। एक हिस्सा ऑस्ट्रिया के पास, एक किंगडम ऑफ सिसिली, सार्डिनिया, यानी अब टुकड़ों में कौन बट गया, इटली। सारा यूरोप तो एक हो रहा था, यहाँ भी चेतना का विस्तार हो रहा था, लेकिन इसे एक नहीं किया। मुख्य नेता ग्यूसेपो मेजिनी, ठीक, जिसके संगठन ने पूरे वर्ल्ड के जो क्रांतिकारी थे उन्हें एक कर दिया। अगर ये ना होता तो बहुत से क्रांतिकारी और बहुत से लोग इन्फ्लुएंस ना होते। उन लोगों ने भी यही काम किया भारत में, जिनका बाद में तुम नाम पढ़ोगे। किसी का नाम बताओ जरा ऐसे आदमी का, वीर सावरकर। वीर सावरकर, 3 भाइयों ने क्या बनाई, संस्था, और क्या चलाई, गुप्त रूप से पुणे के अंदर। ऐसे ही कौन, अभिनव भारत, किसने बनाई थी, हिस्ट्री क्वेश्चन है आपसे। अभिनव भारत बिल्कुल इसकी तर्ज के ऊपर। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने, कौन इससे प्रेरित है, इससे प्रेरित है सारे बड़े लोग जिसका नाम आप कहते हो भगत सिंह, सब इससे बड़े इन्फ्लुएंस हुए कि जब वो कर सकता है वहाँ तो ऐसा काम करेंगे यहाँ हम। भारत का सबसे पहले क्रांतिकारी संगठन जो पहले खुलेआम चल रहा था, जब इससे प्रेरित हुआ तो क्या चलने लगा, गुप्त रूप से, कि हम ये काम खुलेआम नहीं करेंगे, गुप्त रूप से करेंगे। कौन था वो, इंडिया का पहला कौन, अनुशीलन समिति,
1906 में बना था, जो बाद में गुप्त रूप से काम करने लगा। ऐसे कौन? अभिनव भारत। यानी अब सावरकर बंधु क्या बनाए थे उन लोगों ने संस्था? मित्र मेला। क्या बनाई थी? हिस्ट्री एक कहानी है, आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो बड़ी आसान है। तो मुख्य नेता कौन? मैजिनी। 1831 में गुप्त रूप से काम करने वाली संस्था बनाता है कौन? यंग इटली, जिसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें प्रचार करना है किसी प्रकार से राष्ट्रवाद का। ऐसा प्रचार कहाँ करें? ऐसा प्रचार युवाओं के बीच में करेंगे। यही सबसे ज़्यादा ऊर्जा रखते हैं, यही हमारी बातों को पहुंचाएंगे और इकट्ठा करेंगे। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां शिक्षा मिलती है वो विश्वविद्यालय क्या बन जाएंगे? इसका मुख्य केंद्र। ठीक है बातचीत? क्लियर? एक मिनट जरा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री। चलो क्लास के बाद कर दिया लोग। तो सबसे पहले किसने? मैजिनी ने युवाओं में और शिक्षा केंद्रों में इसका बड़ा प्रचार किया। यही सेम काम कहाँ हुआ बाद में जाके? जर्मनी में। और वहाँ एक यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखना, जेनेवा विश्वविद्यालय, जिसने इससे पूरे यूरोप में जर्मनी का केंद्र बना कर रख दिया कि यहाँ से काम चलेगा। यानी इटली को विदेशी शक्ति से मुक्त करना कि क्यों हमारे ऊपर राज करे ऑस्ट्रिया, क्यों करे फ्रांस, हम करेंगे अपने ऊपर। एक इंडिपेंडेंट और यूनिफाइड कंट्री बनना। ये काम कौन कह रहा था सबको? जिसने अपना अखबार निकाल दिया, रिसोर्जमेंटो। ठीक, यानी अब हम ये काम करेंगे, जनता को बताएंगे सारी बातचीत। तो पहला फेज जिसमें कौन आता है? विचारक, जिससे लोग इतना घबराते हैं कि पहले क्या कर देते हैं, इसे देश निकाला और कहाँ भेज देते हैं? फ्रांस। जब ये फ्रांस में भी नहीं रुकता और छाप छाप के छोटे छोटे पर्चे कहाँ बंटवाता है? पूरे इटली के अंदर। तो इससे सेम टाइम पे होता है एक आदमी इन्फ्लुएंस, और वो भी एक किताब लिखता है भारत की हिस्ट्री में। कौन सी? वीर सावरकर एक किताब लिखते हैं जिसे अंग्रेज छपने से पहले ही कैप्चर कर लेते हैं तुरंत एकदम। और रात दिन जिस घर में वो किताब छप रही होती है, बाहर कौन लगी रहती है 24 घंटे निगरानी पे? स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड। कहाँ छपी थी ये किताब और कौन सी थी वो किताब? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यानी 1857 की क्रांति के ऊपर एक किताब लिखी जा रही थी, और उस किताब को कौन चाहता है बांटना? वीर सावरकर, पूरे यूरोप में और इंडिया में। उससे पहले ही क्या कर ली वो? कैप्चर। लेकिन उसकी एक प्रति चुपचाप उन लोगों ने कहाँ पहुँचा दी? इंग्लैंड के प्रभाव से बाहर दुश्मन के देश में। कहाँ? जर्मनी में। और वहाँ से मध्य एशिया और इंडिया में गुप्त तरीके से बिल्कुल क्या छपवाई? किताब और बंटवाई, ताकि जनता को पता लगे, इनमें और प्रेरणा आ जाए एक बार और ये फिर से आंदोलन करना शुरू कर दें। तो मुख्य विद्रोह 1820, 31, 48, और लेकिन इनका भयंकर दमन किया। यानी इस आदमी के विचारों ने जैसे मूवमेंट हमारे यहाँ हो रहे थे अपने आप को करने के लिए आज़ाद, ऐसे कहाँ हुए हैं? इटली में 1820 का, 31 का और 48 का। इसमें कई क्रांतियाँ हुई, लेकिन ये सब बहुत बुरी तरह से दबा दी गई, भयंकर, जैसे हमारा दमन हुआ, मार मार के आदमियों को। परिणाम क्या हुआ? जिस चीज़ को आप इतना भयंकर दबाओगे जनता के अंदर, उतना याद क्या आएगा उसे पकड़ने का? आक्रोश।
अब तक तो आप हमें कह रहे थे चाहे हमें वहाँ जाना भी ना हो, अगर आप ये कहोगे तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना, तो हम ताकत लगाएं जा सकते नहीं जा सकते। यानी जनता के अंदर एक विचार शक्ति, एक भावना जागृत हो गई। यही क्या थी, राजनीति में सफलता नहीं मिली, लेकिन जनता जाग चुकी थी कि हाँ 15 से लेकर कब तक 48 तक 30 साल, थोड़ी बहुत की बात नहीं चल रही है, इस 30-35 साल में जनता के अंदर भावना आ चुकी थी कि हमें क्या बनाना, अपना देश। सेकंड फेज चला, पहले में तो विचार और क्रांति, सेकंड फेज डिप्लोमेसी। अब लोग और राजा भी क्या कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। 1848 से 1859 इस सेकंड फेज में क्या हुआ, इस सेकंड फेज में क्या जो मैप आप देख पा रहे हैं, ये दो एरिया तो बन गए क्या, इंडिपेंडेंट, और बाकी सारे क्या रह गए, गुलाम। तो इस जो इंडिपेंडेंट लोग थे, यहीं पे कौन था, पिडमाउंट, और उस पिडमाउंट ने क्या कर दिया, एक आदमी को बनाया अपना वित्त मंत्री, जिसका नाम था काउंट काबूर। और उस काउंट काबूर ने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, और जैसी क्रांति इंग्लैंड में आई थी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ऐसे रिफॉर्म डेवलपमेंट सब शुरू कर दिए। तो ये बन गया सार्डिनिया और सेवोय का क्षेत्र, क्या पूरा एक आइडियल कि हम भी ऐसा बनेंगे। यानी मुख्य नेता पहला कौन विचार क्रांति में, ग्यूसिफोर। सेकंड फेज में कौन आदमी आया है, काउंट काबूर, जो पहले वित्त मंत्री बनता है और बाद में क्या बनता है, प्रधानमंत्री। और ये आदमी बहुत तेज है, ये समझ रहा है देश के अंदर आंदोलन चलाएंगे तो कुछ नहीं होने का, दुश्मनी मोल लेंगे केवल किससे, फ्रांस से और ऑस्ट्रिया से। दुश्मनी उनकी झेलने के लिए हमारे पास तो संगठित सेनाएं नहीं है, हम तो जरा से प्रांतीय एकदम से हार जाएंगे, तो क्यों न इनका साथ देते हैं। और साथ देने के लिए इस आदमी ने एक नया काम किया। क्या काम किया कि एक एम्पायर है, कौन सा एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। इस ओटोमन एम्पायर के साथ युद्ध चलने वाला है, किसका, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने इस पर हमला बोल दिया है, तो हम इसकी सहायता करेंगे, हम भी अपनी सेना भेजेंगे। यानी समर्थन में किसके, ब्रिटेन और फ्रांस की। यानी अब जब भी लड़ाइयाँ होंगी तो हम समर्थन करेंगे किसी ना किसी का, कम से कम उससे हमें कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। ये देश ना बनाए साथ तो देंगे, इसी का उसे लाभ मिला। यानी इस प्रधानमंत्री ने अपने संबंध अच्छे कर लिए ब्रिटेन से भी और फ्रांस से भी, और इस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। यानी ये था कूटनीति और राजनीतिक गठबंधन का एकीकरण, यानी डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल अलायंस, कि अब हम मिलकर काम करेंगे। तो इसने लाभ लिया किसका, ब्रिटेन और फ्रांस का। फ्रांस को खुश करने के लिए उसे क्या दे दिया, नीस, एक बेहतरीन सिटी, ताकि ये हमें समर्थन दे। घटनाएं, काबूल ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन मरने के बाद कौन आया था, नेपोलियन तृतीय से क्या कर लिया, समझौता। ठीक, 1868 में, यहाँ बात ध्यान रखना, क्या किया, कौन दे दिया, नीस नाम का शहर, बेहतरीन सिटी। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया, 1859 में। परिणाम स्वरूप उत्तरी इटली के कई राज्य, जिनमें एक बहुत मेन था जिसे कहते हैं बिल्कुल खेती का बेहतरीन मैदान, सब बेहतरीन चीज़ें, उद्योग, आज की जो फरारी कहाँ बनती है, लोम्बार्डी में ही, यानी उसे कब्जा लिया। एक अब भी उसके पहुंच से बाहर रहा, जिसका नाम था वेनिस, वो नहीं मिला अब तक, लेकिन कौन मिल गया उत्तर का, लोम्बार्डी। अब उत्तर के जो कुछ क्षेत्र थे वो कहाँ आ गए, इनके अंडर में। थर्ड फेज 1860-61 गैरीबाल्डी का अभियान, और अब हम काम करेंगे सेना के रूप में। फ्रांस हो चुका है कमजोर, फ्रांस से टारगेट पे, क्या मामला है। थर्ड फेज में फ्रांस चल रहा है बहुत कमजोर, इसके हाथ से बहुत से एरिया, व्यापारिक मार्ग चले गए हैं, और विश्व में इसे कौन नहीं पनपने दे रहा, ब्रिटेन। 7 साल तक लड़ाई चली ब्रिटेन और फ्रांस की, कहाँ पर, जिसे कहते हैं 7 ईयर वार, अमेरिका में, और उसमें कौन हारा है, फ्रांस। धन का बहुत नुकसान हुआ। ठीक,
बाद में फ्रांस ने पूरी सहायता की यूएसए वालों की, बहुत धन दिया उन्हें दुनिया भर का, और 1776 में ब्रिटेन को अमेरिका से भगवाया। ठीक, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने इन्हें बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद 2 राज्य बने, जर्मनी जिसे आज उस समय कहते थे प्रसा, आज कहते जर्मनी, और दूसरा कौन, ऑस्ट्रिया। अब प्रसा हो रहा है लगातार ताकतवर, और वो चाहता है क्यों ना इसे उड़ाएं, खेल खत्म बस। और वो किस पे हमला बोलते हैं, फ्रांस पे। यानी अब हम भी चाहते हैं ये इसे निपटाएं तो हम इसे निपटाएं बस। तो इन लोगों ने ही गेम किया। यानी थर्ड फेज गैरीबाल्डी का अभियान और इटली का निर्माण। गैरीबाल्डी ने अपने लाल कमीजधारियों, जो इसकी पहचान थी सैनिकों की, ठीक क्या, रेड शर्ट मूवमेंट वाले, दक्षिण इटली में क्या चला दिया, अभियान। उत्तर वाले तो लगभग एक हो चुके थे, छोड़ के वेनिस को। दिक्कत थी कहाँ, बर्बन साम्राज्य जो फ्रांस के अधीन चल रहा था। युद्धों में उन सबको हराया, और वो जो दक्षिण वाला हिस्सा था वो भी अपना एक कर लिया। कारण क्या था, हेल्प करने बर्बन स्टेट क्या था, दक्षिण में जो बर्बन स्टेट है ये वाला हिस्सा, ये फ्रांस के कौन है, रिश्तेदार संबंधी। और चूंकि फ्रांस तो खुद वार में एंगेज है, अब इनकी हेल्प करने कोई नहीं आने का, तो क्यों ना इन्हें हरा ही देते हैं, बात खत्म। और दक्षिण वाला हिस्सा भी कैप्चर कर लिया। किसने, गैरीबाल्डी ने। उत्तर वाले में 2 आदमियों का योगदान, मैजनी का विचारों में और काउंट काबूर का क्षेत्र को जीतने में, संधिया करके और देशों के विश्वास में लेके नेपोलियन से समझौता कर लिया। इसके बाद हमला बोल दिया कहाँ, दक्षिण में। दक्षिण वाले सब जीत लिए, जिनमें 2 मेन थे, एक सिसिली और एक नेपल्स। अब लगभग इटली का बहुत बड़ा हिस्सा एक हो चुका है, ठीक। और 1861 में, तब तक 1859 1860 में मर चुका था काउंट काबूर, उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद नेता कौन बनता है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक। 1861 में जो सार्डिनिया है उसे भी साथ मिला लिया। यानी अब उत्तर में पिडमाउंट, सार्डिनिया, सिसिली, नेपल्स, ठीक, गैरीबाल्डी सब एक हो गए। बचा कौन अभी, वेनिस। और कौन बचा है, रोम, ठीक। विक्टर इमैनुअल ने इटली को यूनिफाइड कर क्या कह दिया कि समस्त इटली का राजा अब हम हैं। और इसने खुद नहीं कहा, क्या करवाया इसके लिए इसने, जन्म संग्रह, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम या प्लेबिसाइट, जनता से वोट डलवाओ, हम नहीं कहते। जनता ने कहा समस्त इटली का सम्राट आज से कौन है, ये। और 4-5 प्रांत जो बच्चे कुचे थे सब क्या चले गए इनके साथ। फोर्थ फेज, लास्ट फेज लगभग 1866 टू 1871, जब ये यूनिफिकेशन पूर्ण हुआ, फोर्थ फेज, इसमें क्या हुआ, 1866 में ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध, यानी अब ऑस्ट्रिया और पर्शिया का युद्ध चल रहा है। इसमें जो इटली वाले वो किसके साथ खड़े हैं, पर्शिया के। और 1870 में फ्रांस सेना, सुनना ध्यान से, कौन, जर्मनी का नाम है प्रसा, और प्रसा का और ऑस्ट्रिया का चल रहा है युद्ध, और इटली वाले क्या साथ दे रहे हैं, प्रसा का, इस उम्मीद और वादे के साथ कि जब आप समझौता करोगे तो जो प्रांत हमारे वो हमें दे देना। तो इस युद्ध का अंत होता है एक एग्रीमेंट से, जिस एग्रीमेंट को कहते हैं प्राग समझौता। क्या, प्राग, बहुत बेहतरीन सिटी है आज, किसकी राजधानी है, किसकी, चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक की। और उस प्राग में ये होता है, कुछ एरिया तो पर्सा के पास जाएंगे, और जो कुछ एरिया हैं इटली के वो किसके पास आ जाएंगे, इटली के। तो इटली ने अपने एरिया अपने पास रख लिए। लोस जिसे हुआ उसका नाम क्या था, खाली ऑस्ट्रिया, ठीक क्या। यानी अब इस फेज में ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध में कौन, वेनेसिया, इटली का एक एरिया किसे मिल गया, इटली को। 1870 में जो ऑस्ट्रिया के अंडर में चल रहा था, 1870 में प्रसा ने किस पे हमला बोल दिया, फ्रांस पे। और फ्रांस पे हमला बोल दिया, फ्रांस हार रहा है, तो जहां उसकी रिजर्व फोर्स है उसने वो भी बुला ली,
अब तक पूरे इटली में केवल रोम बचा था, नहीं तो उत्तर दक्षिण सब एक हो चुका था, सार्डिनिया और सिसिलिया तक, सिसिली तक। अब रोम बचा, लेकिन वहाँ अगर रोम पे हमला कर दें तो एक तो पूरे यूरोप में संदेश जाएगा कि धर्म पे हमला है, और सेकंड दिक्कत क्या है, हम फ्रांस से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, वो भी बड़ी पावर है। लेकिन ये अवसर कब मिल गया, जब पर्सा ने फ्रांस पे हमला किया, अर्थात जर्मनी ने किस पे हमला बोल दिया, फ्रांस पे। और फ्रांस ने अपनी सेना जो रोम की सुरक्षा में अर्थात पोप की सुरक्षा में लगी हुई थी उसे बुला लिया। इन्हें अवसर मिल गया, इन लोगों ने कहा ये काम भी निपटाते हैं तुरंत अभी बस, और किस पे कब्जा कर लिया, रोम पे। और पोप को सम्मान सहित उसी में एक छितर दे दिया, और उसे ये बात कह दी कि आज से आपका कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होने का, आप इटली का एक पार्ट हैं। और यही रोम बाद में क्या बना, राजधानी किसकी, सारे इटली की। 1871 में रोम इटली की राजधानी बना, और ये देश क्या हो गया, यूनिफाइड। जो प्रक्रिया चली थी 1815 से 1848 तक पहले फेज में, दूसरे में 58-59 के आसपास, फिर 1866 के आसपास, और क्या बन गया, 1871 में इटली एक यूनिफाइड कंट्री बन गया, जहां तुरंत ही क्या चल पड़ा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला, बड़े बड़े उद्योग लगना शुरू हुए, व्यापार के सारे केंद्र, दुनिया भर के बैंक, ये सब डेवलप हुए, और इस देश ने बहुत तरक्की की। ठीक, आज तक भी जिसके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत सारे हैं, इसने अपने भूगोल का बड़ा लाभ लिया, व्यापार का बिल्कुल केंद्र होने के नाम पे। कहाँ स्थित है ये, मेडिटेरियन सी के अंदर। तो 1871 तक कौन हो गया, सारा इटली एक। इसमें किसका क्या रोल रहा, इसे कहते हैं इटली के राष्ट्रवाद का जनक। हमने पढ़ लिया कहानी किसकी, ग्यूसेपो मैजिनी की। ये मैजिनी का नाम ध्यान रखना है। यंग इटली का एक नाम ये मिलेगा हिंदी में आपको, तरुण इटली। कभी आप यंग को भूल जाओ, यंग मतलब कैसे करना प्रेरित, युवाओं को। इटली के लोगों में राष्ट्रवाद, एकता और इंडिपेंडेंसी की भावना ज़्यादा पैदा की, और क्या बनाया, यंग इटली, गुप्त संगठन, जिससे पूरे वर्ल्ड में बहुत से लोग इन्फ्लुएंस हुए। यूनिफाइड, और क्या चाहता था ये आदमी कि यहाँ डेमोक्रेसी आए। कैसे, हम राजाओं के अंदर में नहीं रहने के, हमें चुनाव करवाने, जनता को बनाना राजा। क्या चाहता है आदमी ये, डेमोक्रेसी, हमें राजाओं के अंडर में नहीं रहना। क्या था इसका 10 वाक्य, गॉड एंड द पीपल, ईश्वर और जनता। युवाओं को प्रेरित किया, क्रांतिकारी आंदोलन किए 3 बार, वो सब कुचले गए, इसे देश निकाला दिया गया। लेकिन क्या कर दिया इसने, आराम से ही 30 साल में जो राष्ट्रीय चेतना है वो शुरू कर दी। नेशनल कॉन्शियसनेस, जनता में भावना पैदा हो गई कि हम भी देश बनेंगे। और बाद में इसके विचारों को किसने, काउंट काबूर ने, गैरिबाल्डी ने और विक्टर इमैनुअल दित्ते ने क्या किया है, आगे बढ़ाया। बाद में क्या बनाया कंट्री, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, यानी यहाँ कोई राजा नहीं हुआ ना, अब यहाँ राजा है। ठीक, इसके बाद संगठन बहुत सारे बने यूरोप के अंदर भी ऐसे। कौन हुआ इनसे इन्फ्लुएंस, कि ब्रिटेन वालों ने बाद में कैप्चर कर लिया आयरलैंड। तो आयरलैंड वाले भी क्या बनाते थे, गुप्त संगठन, और किस पे हमले क्या करते थे, ब्रिटेन वालों पे। जिस आदमी को आपने यहाँ से भेजा माउंटबेटन को, उसे बाद में पूरे परिवार से किसने मारा, इसने मारा। ये थे संगठन, आ जा रहे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। यानी दुनिया में ब्रिटेन वालों ने आयरलैंड पे बड़े अत्याचार किए। आज भी आयरलैंड के लोग घृणा करते हैं ब्रिटेन से, और आयरलैंड को उन लोगों ने तोड़ दिया। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, एक पूरे महाद्वीप का हिस्सा, वो किसके पास रह गया, आज भी ब्रिटेन के पास है वो आज भी। यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने, जब भारत तो हो गया आज़ाद, ये कहाँ पहुँच गया आदमी, महारानी का रिश्तेदार, नाव के अंदर बैठा अपने पूरे परिवार के सहित। एक आदमी गया और उसमें बम लगा दिया, पूरा परिवार से सब उड़ा दिया। कौन, माउंटबेटन को। किसने मारा, आयरलैंड ने। यानी यूरोप के अंदर भी ब्रिटेन के विरुद्ध ऐसे संगठन बने, जैसे कौन था, यंग इटली। कौन बना है, यंग यूरोप। बताओ, भारत में भी एक आदमी ने संगठन बनाया था
जिसका नाम था डेरेजियो, विवियन डेरेजियो। कौन सा? क्या? यंग बंगाल। यानी ये मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चला, यंग यूरोप, तो इसने क्या बनाया था? हेनरी विवियन डेरेजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट, बंगाल के युवाओं को इकट्ठा करने के लिए। तो दुनिया भर में जब आप कहोगे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो पूरे यूरोप में पड़ा है राष्ट्रवाद को, दुनिया भर में इंडिपेंडेंस आज़ादी को लेके भारत में पड़ा है, महात्मा गांधी में पड़ा है। ठीक, इटली के एकीकरण में काउंट कावूर की भूमिका, राजनीतिक नेता और योजनाकार काउंट कावूर। ठीक, सार्डिनिया पिट माउंट क्या बना है? प्रधानमंत्री 1852 में। ठीक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार शुरू किए। इससे पहले क्या था? ये 1845 के आसपास बन गया था वित्त मंत्री, कई साल तक वो रहा, फिर क्या बना? प्रधानमंत्री। इसने पूरी कंट्री एक कर दी। 1858 में फ्रांस से क्या कर दिया? एग्रीमेंट, ताकि तनाव खत्म हो पड़ोसी के साथ में। 1859 में क्या किया? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जीतकर इटली को यूनिफाइड करना शुरू किया और क्या करवाए? प्लीबिसाइट या रेफरेंडम। ठीक, यानी रियल पॉलिटिक, व्यवहारिक नीति की बात की, नई पॉलिटिक्स। एक पॉलिटिक्स कैसी होती है? आदर्शवादी, आइडियलिज्म, जिसे भारत में कौन चला रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। कि हम जो एथिकल थ्योरीज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करने के, लेकिन इससे देश नहीं चलते। देशों के लिए आदमी मारने पड़ते हैं, युद्ध करने पड़ते हैं, मरवाने पड़ते हैं, सारा काम होता है, कहते हैं व्यवहारवादी। इंदिरा गांधी ने वही किया। यानी भारत की जब पढ़ेंगे विदेश नीति, तब क्या आएगा? आदर्शवाद का युद्ध। हम क्या कह रहे हैं? हिंदी चीनी भाई भाई, जो पड़ोसी है संबंध कभी खराब नहीं करने के। कौन कह रहा है? नेहरू जी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। क्या कहा? वसुधैव कुटुंबकम। तो ये पॉलिसी चली स्टार्टिंग में, बाद में पता लगा ये संभव नहीं है। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें हमें सारे काम करने पड़ेंगे, और चाहे कोई कितना ही बेकार आदमी हो, अगर भारत के हित में तो उससे बात करनी पड़ेगी। ठीक, सिद्धांत छोड़ने पड़ेंगे। कौन से वाले? इससे बाहर निकलो, दुश्मन बहुत खतरनाक है, अमेरिका। अगर आप गुड न्यूज़ के चक्कर में रह जाओगे तो किसी की हेल्प ले ही नहीं पाने के, एक बन गया दुश्मन है, और इस चक्कर में आप इनके पास जा नहीं सकते, तो छोड़ दो, इसे चक्कर में ना पड़ो। कहाँ चलो तुरंत एकदम? इंदिरा गांधी ने तुरंत एग्रीमेंट किया, किससे? यूएसएसआर के साथ। पढ़ेंगे वर्ल्ड, जब पढ़ेंगे पॉलिटिक्स, यानी IR, रियल पॉलिटिक्स, यानी जो बिहेवियर पॉलिटिक्स है वो शुरू हुई। हमें क्या करना चाहिए? गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय के साथ सहयोग कर क्या कर दिया? आहिस्ता आहिस्ता इटली एक। बचा कुचा काम किसने कर दिया बाद में? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने। कौन? गैरिबाल्डी, इटली की तलवार, महान सैनिक और राष्ट्रवादी नेता। इनके बड़े बड़े स्टैचू पत्थर के बने हुए कहाँ रखे हुए हैं? अलग अलग चौराहों पे इन देशों में। रेड शर्ट नाम क्या बनाए? ताकि स्पष्ट पहचान रहे, लोग इससे इन्फ्लुएंस हों। ठीक, 1860 में एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया और सिसिली और नेपल्स पे विजय प्राप्त की, यानी तलवार के दम पे जीता। जुड़ा किससे? ये भी यंग इटली से। ये भी चाहता है हम सब एक हो जाएं। ठीक, विजय के बाद के क्षेत्रों को किसे दे दिया? फ्रांस ने कहा कि तुम्हारे हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। किसके? कावर काउंट के, कावूर काउंट के। तो काउंट कावूर को फ्रांस ने किसके पास भेज दिया कि दक्षिणी फ्रांस में दिक्कत है, एक सैनिक ने विद्रोह कर दिया है, वो हमले कर रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी उसे जाकर मनाने की। उन्होंने कहा जी मेरी जिम्मेदारी है, आप भूल जाओ, मैं करूँगा काम ये। उन्होंने जाकर तुरंत इससे एग्रीमेंट कर लिया। किससे? गैरिबाल्डी से, कि तुम लड़ाई ना लड़ो, लड़ाई लड़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका विलय कहाँ कर दो? हमारे यहाँ। हमारी उनसे बातचीत ठीक है, हम उन्हें मना लेंगे। उसने कहा ठीक है, जो क्षेत्र मैंने जीते हैं वो तुम्हारे हो गए, और मैं भी तुम्हारे अंडर में खुश हूँ। तुम क्या काम कर रहे हो? अच्छा, कैसा काम? डेवलपमेंट का, एक्सेट्रा का। हम भी चाहते हैं ये भी ऐसे हो जाए। तो जीतने के बाद भी सौंप दिया किसे? ये थी डिप्लोमेसी पावर। किसकी?
फ्रांस को विश्वास में लेके जिसके रिलेटिव के जोन पर हमला किसने कर दिया? गैरीबाल्डी ने, उन्हें हरा दिया और उसके बाद फ्रांस ने हमला नहीं किया। किसकी ताकत थी ये? काउंट काबूर की, जिन्हें संबंध उनके ठीक थे। और गैरीबाल्डी से क्या मिला? तुरंत उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें हरा के जीतूंगा वापस, कि कोई बात नहीं, तुमने जीत लिया, तुम्हारे हैं, तुम हमारे साथ रहो। और क्या बने उनके? गवर्नर या कुछ भी। ठीक, तो क्या कर दिया? इटली के एकीकरण की तलवार, द स्वॉर्ड ऑफ इटली, यानी एक ने कूटनीति से तो एक ने किससे? सैन्य ताकत से देश इकट्ठा किया। ये राष्ट्रवाद, साहस और बलिदान का प्रतीक है। अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया। विक्टर इमैनुअल द्वितीय सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा थे। काउंट काबूर क्या बनाया? प्रधानमंत्री। और जो उसकी नीतियां थी उनका समर्थन किया। उस डिप्लोमेसी को उससे खुद सीखा और बाद में इंप्लीमेंट किया। 1859 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया और जो उत्तर की इटली है उसे मुक्त किया। गैरीबाल्डी से दक्षिण में सहयोग प्राप्त किया और यूनिफाइड किया। 1861 में यूनिफाइड इटली का पहला राजा कौन बना है? इमैनुअल द्वितीय। और 1871 में अंतिम में रोम पे कब्जा करके उसे क्या बनाया? देश की राजधानी। ठीक, हु कथन था इनका ऊपर जो कहा गया, ही वॉज द किंग हु मेड द इटली एंड इटली मेड हिम किंग। इटली ने क्या बना दिया उन्हें? राजा। सबने जन्म संग्रह किया और क्या कहा? हमें कौन चाहिए राजा? यही। क्या थी ये कहानी? इटली का क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर आएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का जो एकीकरण क्या बताओ उसे संक्षेप में, कि 2 पैराग्राफ में बताओ ये कहानी। और क्या? एंड आल्सो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट और यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑन यूरोप एंड वर्ल्ड। और यूरोप और विश्व पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो बस अब तुम जब इसका नाम लोगे तो जैसे विचार ये दे रहा है यंग इटली 1831, तो आपके यहाँ भी ऐसे विचार चल रहे हैं। ठीक, जब आप पढ़ोगे भारत का फ्रीडम स्ट्रगल तो उसके 2 फेज चल रहे थे। एक फेज था शांति का और कूटनीति का और बातचीत का, जिसे कौन चला रही थी? कांग्रेस। और सेकंड फेज में थी क्रांति। और क्रांति कौन चला रहे थे? क्रांतिकारी लोग। और भारत में क्रांति का जन्म ही कब से होता है? बंगाल विभाजन के बाद से, 1906 से। और कब तक होता है? जो पीक पीरियड था, लास्ट बताओ कौन? फिर सब मर गए, फिर कोई नहीं बचा। किसी को फांसी दे, किसी को मारा। कौन सा था? 1900 कब? 31 तक बस। ये था पीक पीरियड। क्यों? 23 मार्च 1931 3 बड़े क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। उससे पहले किसे मार दिया इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क के अंदर? चंद्रशेखर आज़ाद को। उत्तर भारत के जितने क्रांतिकारी थे, बच्चू सिंह, ठीक, इंद्र सिंह न्याल गढ़वाली, सब कहाँ भाग गए? दक्षिण की ओर को। कहाँ चले गए? आज के ऊटी में, मद्रास में। वहाँ मद्रास डकैती की, गवर्नर को मारने की साजिश की, ऊटी का बैंक लूटा, यानी ऐसे बहुत सारे काम किए। वहाँ अलग जलाई किसकी? इस चीज़ की। बाद में अंग्रेजों ने वहीं से पकड़ के लेके आए और ये मूवमेंट लगभग कुचल दी उन लोगों ने। ठीक क्या? और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश पावर ही कमज़ोर पड़ने लगी और हमारा कंट्री में क्या हुआ? आज़ाद। तो ये संक्षेप में है क्या और इसका यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये है। जब स्पेशल इस पे क्वेश्चन आया किसी और की बात नहीं करने का वो, तो क्या कहेगा कि उन सब कारणों की समीक्षा कीजिए जो इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच क्रिएट द बैरियर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। एक हिस्से में तो ये बात है, वो कारण बताओ किसने बाधा उत्पन्न की। और इटली के एकीकरण में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण हस्तियों और उनके विचारों की समीक्षा कीजिए।
कि जो जो बड़े बड़े लोग हुए उन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया और इसके विभिन्न चरणों की समीक्षा कीजिए। तब सिर्फ इटली की ही बात होगी, एक क्वेश्चन। यानी किस किसने कंट्रीब्यूशन किया, तो आप 3 का ही नाम लोगे बस। कौन? मैजिनी, काउंट कावूर और गैरिबाल्डी। अंतिम में जिस आदमी को तुम कहोगे कि बस वास्तव में हीरो कौन बना बाद में, जिसने पूरा श्रेय ले लिया, वो था विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक, ये 3 बड़े आदमी। और जब इनकी मृत्यु हो गई काउंट कावूर की, तो इसका स्थान किसने ले लिया? यानी अब क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, आपको इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लिख लेने हैं और लिख के रख लेने हैं। एक होती है फ्रेमिंग करना लिखने से पहले, कि पहले एक पैराग्राफ में क्या है, दूसरे में क्या है। आपको लगता है कि मुझे बातें ऐसे करके लिखनी चाहिए, मुझे बातें ऐसे करके लिखनी चाहिए पॉइंट बाय पॉइंट, तो ये मस्ट बेटर अप्रोच है, जहां आप कम शब्दों में अधिक बातें कह देंगे कि बाधाएं क्या थी, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट, ऐसे करके। यानी पढ़ने के बाद काम कैसे ख़त्म हो, तो ये भी ख़त्म। कल मिलते हैं किस में? जर्मनी में। ठीक, मेंस वाली क्लास अभी चलनी, इनका काम ख़त्म हो चुका। उन्हें टॉपिक करवाना मुझे एक और, क्या? हिंदी और लेटर राइटिंग्स। पत्र लेखन। ठीक, इनका तो काम खत्म, इनके लिए तो यही टॉपिक था बस। ठीक।